मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। AFEIS.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के इस वीडियो लेक्चर में अब हम बात करेंगे वर्साई की संधि पर, जिसके बारे में मैं ठीक इससे पहले के लेक्चर में जो प्रथम विश्व युद्ध पर है थोड़ी सी जानकारी इशारे के तौर पर कर चुका हूं। राइट। ये जो वर्साई शब्द है, इसकी जो अंग्रेजी की स्पेलिंग है वो थोड़ी सी अलग तरीके की है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं वो स्पेलिंग आपको लिखकर बता दूं। इसकी स्पेलिंग है फ्रेंड्स VERSAILLES। अब आप इसको सीधे सीधे उच्चारित करेंगे तो वर्साई नहीं होता है, क्योंकि डबल एल साइलेंट है, गायब है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए यहाँ मैंने इंग्लिश की भी स्पेलिंग आपके सामने रख दी है। ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि। पहले हम देखें कि ये वर्साई क्या है। मित्रों, ये वर्साई कुछ भी नहीं, एक स्थान का नाम है। ज्यादातर संधियां आप देखेंगे कि स्थान के नाम पर होती हैं। यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि जो मैंने कहा कि जर्मन गणराज्य बना, यानी कि जर्मनी में क्रांति हुई बिल्कुल सरेंडर करने से पहले, वहां के सम्राट भाग गए और वहां वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। थोड़ा सा इसे भी आप समझ लें। इसी संदर्भ में आपको हो सकता है कि ये शब्द पढ़ने को मिले और आप गड़बड़ा जाएं। वाइमर गणतंत्र, वाइमर रिपब्लिक, और इस वाइमर की जगह कहीं कहीं आपको वीमर शब्द भी पढ़ने को मिलेगा, वीमर रिपब्लिक। बेसिकली एक तरह की डेमोक्रेसी ही है ये, है ना। अभी वहां भी डेमोक्रेसी आ गई। और ये जो वाइमर शब्द है, इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो संविधान बना इस गणतंत्र का, बेसिकली वह संविधान जर्मनी के वाइमर नामक स्थान पर बना। यानी कि ये जो वाइमर है ये मूलतः एक स्थान का नाम है, और स्थान के नाम से ही इसे कहा गया वाइमर गणतंत्र। ठीक यही स्थिति वर्साई के साथ भी है। वर्साई एक स्थान का नाम है और इस नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं, मुझे मालूम है। ये जो स्थान है मित्रों, ये पेरिस के पास ही है, पेरिस से थोड़ा सा ही दूर है। पेरिस से लगभग अगर पेरिस के सेंटर से किया जाए तो लगभग 20-25 किलोमीटर पर है वर्साई। पहले तो ये बहुत ही एक छोटा सा गांव था। बाद में फिर आपको मालूम है कि लुई 14वें के समय में तो यहाँ पर एक पैलेस बनाया गया। फ्रांस की क्रांति में भी आपने वर्साई के महल का नाम पढ़ा है। और इसके बाद जब देखिए कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, ध्यान दीजिए, तो जर्मनी के एकीकरण का अंतिम चरण भी वर्साई के महल में पूरा किया गया था। अब आपको लगेगा कि ये जर्मनी का वर्साई से क्या लेना देना है। ये जर्मनी है और वर्साई फ्रांस में है। मित्रों, आपने देखा कि जर्मनी के एकीकरण का जो अंतिम चरण पूरा हुआ था, जिसकी चर्चा मैंने जर्मनी के एकीकरण में की भी है, वो फ्रांस को हराने के बाद किया था। जब फ्रांस को हराया गया तो ठीक है, तुम्हारे ही महल में बैठ करके घोषणा हम करते हैं कि हमारा एकीकरण हो गया और हमारे सम्राट ये हैं। अब देखिए कि कैसे डिप्लोमेसी की जाती है। और फ्रांस के पराजय के बतौर वर्साई में जर्मनी के एकीकरण की घोषणा की गई। अब जबकि जर्मनी पराजित हो गया है, आप देखिए, तो फिर से इसी नगर में जर्मनी से एक संधि की जा रही है, जो कि जर्मनी के लिए बहुत अपमानजनक संधि है। जर्मनी के एकीकरण की घोषणा भी इसी वर्साई नगर में हुई थी। नगर की हम बात करते हैं, महल को छोड़ देते हैं। और अब जर्मनी के विच्छेदन की, उसके बिखरने की भी संधि जो हो रही है वो उसी नगर में हो रही है। इतिहास की विडंबना आप देखिए। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये जर्मनी को अपमानित करने का भी एक तरीका था, और संधि में तो जर्मनी को बहुत अपमानित किया ही गया है। खैर, उसे हम आगे चल करके देखेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए वर्साई को चुना गया। और फिर आप देखते हैं कि जो सम्मेलन भी हो रहा था वो ऑलरेडी पेरिस में ही हो रहा था, पेरिस शांति सम्मेलन। और याद रखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संधियां हुई हैं वो केवल एकमात्र वर्साई की संधि नहीं है, कई और भी संधियां हुई हैं जो दूसरे राष्ट्रों के साथ की गई। जैसे उसी में से आपको एक दो संधियों के मैं नाम बता रहा हूं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। त्रियानो की संधि हुई, ये हंगरी के साथ की गई। न्यूली की संधि हुई, बल्गेरिया के साथ की गई। सेब्रे की संधि हुई, टर्की के साथ की गई, क्योंकि टर्की का भी विभाजन कर दिया गया था। तो मतलब इस तरह से और भी संधियां की गई है। लेकिन वो जो संधियां हैं तो सच पूछे तो विश्व इतिहास में उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, नो डाउट, वो वर्साई की
संधि है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका कि इसी में सेकेंड वर्ल्ड वार के बीज निहित थे। तो हम इस टॉपिक में इसी वर्साई की संधि पर बात करेंगे, यानी कि ऐसी संधि जो वर्साई नामक नगर में हुई और किन किन के बीच हुई। मित्र राष्ट्र यानी कि वे राष्ट्र जो विजयी हुए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और जर्मनी वह जिसे शत्रु माना गया, जिम्मेदार ठहराया गया, इनके बीच में संधि हुई। और इस संधि की जो डेट है वो बेहतर होगा कि आप अगर याद रख लें तो ठीक है। 28 जून, ईयर तो खैर याद रखना मुश्किल नहीं है, 1919 इस दिन इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो आइए अब हम इस संधि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह संधि किस सिद्धांत पर काम कर रही थी? देखिए, जर्मनी अपराधी है, यह माना गया कि जर्मनी ने विश्व युद्ध छेड़ने का अपराध किया है, तो सीधी सी बात है कि अपराधी को सजा मिलेगी, सजा दी जानी चाहिए। तो सजा क्या होगी? सजा इसकी यही होगी कि विश्व युद्ध में जो इतना विध्वंस हुआ है, जो इतना आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी आप भरपाई करें, तो फिर आप आर्थिक दंड देंगे। हम उस आर्थिक दंड को देखेंगे। जर्मनी ने जो ये अपराध किया वो क्यों किया? सीधी सी बात है कि जर्मनी अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगा था, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। ताकतवर इसलिए हो गया था क्योंकि इसका साम्राज्य काफी बड़ा हो गया था। तो आप शक्तिशाली को रोकने के लिए आप क्या करेंगे कि इसकी सेना पर नियंत्रण लगाएंगे, सेना पर नियंत्रण लगाएंगे, ताकि ये आगे शक्तिशाली न हो सके कि आप इतनी ही सेना रख सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकते, आप वायु सेना नहीं रख सकते, आप नेवी भी नहीं रख सकते, और अगर रख सकते हैं तो केवल इतने जहाज रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, सेना में आप भर्ती नहीं कर सकते। इस तरह से आप सेना पर नियंत्रण लगा करके आप उसकी शक्ति को नियंत्रित कर लेते हैं। साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है, तो बहुत बड़े साम्राज्य को आप क्या करेंगे? इसको छोटा कर दिया जाए, इस साम्राज्य को छोटा कर दिया जाए। छोटा कैसे करेंगे? उसका विखंडन कर दिया जाए, उसके कुछ कुछ टुकड़े दूसरे राज्यों को दे दिए जाए, तो ये खुद छोटा हो जाएगा। और कुछ ऐसी भी व्यवस्था की जाए कि बीच से भी कुछ गलियारा वलियारा रास्ता वास्ता निकाल दिया जाए कि जो जर्मनी के पास है, पता लगा कि वो 2 भागों में बटा हुआ, वो पूरी तरह से इकट्ठा नहीं है। तो यानी कि इसको कमजोर करने की कोशिश की गई। कमजोर करने की इसलिए कोशिश की गई ताकि जर्मनी भविष्य में फिर ऐसा कुछ न कर सके। यह बात अलग है कि इनकी यह सोच पूरी तरह से गलत सिद्ध हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार की जो शुरुआत की है, उसको जो छेड़ा है वो जर्मनी ने ही छेड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो संधि कर रहे हैं उसमें वह दूरदर्शिता दिखाई नहीं दे रही। उसको हम आगे चल करके देखेंगे। मित्रों, जब आप आर्थिक दंड देते हैं तो अब आप आर्थिक दंड क्या देंगे, किस तरह का आर्थिक दंड देंगे? देखिए, अब इसके पास धन तो है नहीं, क्योंकि इसका भी नुकसान हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जो जर्मनी के रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, आप इन प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार करेंगे, ताकि आगे चलकर, अभी तो क्षतिपूर्ति कर रहा है वो, जितना भी नुकसान हुआ है उसका। और दूसरा ये भी है कि जर्मनी आर्थिक रूप से सक्षम न बन सके, ये भी आप कोशिश कर रहे हैं। तो सैन्य रूप से भी कमजोर हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कमजोर हो, और आर्थिक रूप से भी कमजोर हो, और उसके चारों तरफ आप घेरा लगा दीजिए, दूसरे दूसरे ऐसे राष्ट्रों को लगा दीजिए जो ताकतवर हैं। इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा जो वर्साई की संधि है, उसका जो फोकस था वो इस बात पर था कि किस तरीके से जर्मनी को बेहद कमजोर कर दिया जाए, आर्थिक दृष्टि से भी, सैन्य दृष्टि से भी, क्षेत्रीय अखंडता की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से। अब आइए हम देखते हैं कि इसके लिए किया क्या गया है। अब हम थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वर्साई की संधि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। और इसलिए भी जाननी चाहिए कि जब आप सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की कितनी सारी चीजें वहां आपको दिखाई दे रही हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं बल्कि कह लीजिए वर्साई की संधि की ढेर सारी चीजें वहां आपको दिखाई दे रही हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए, यानी कि क्षेत्रीय स्थितियां क्या थी, या यूं कह लीजिए कि क्षेत्रीय प्रावधान क्या थे। इसमें कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, कुछ स्थानों के नाम आएंगे, कुछ जगहों के नाम आएंगे, तो बेहतर होगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें याद कर लें, नक्शे में आइडेंटिफाई कर लें। एक क्षेत्र था मित्रों जर्मनी का सार, इस क्षेत्र का नाम है, एरिया, रीजन है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को 15 सालों के लिए फ्रांस के अंडर में दे दिया गया।
और फ्रांस के अंडर में इसलिए दिया गया कि ये जो सार क्षेत्र है, इस सार क्षेत्र में जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, उन खनिज पदार्थों का उपयोग ये फ्रांस कर सके और इस तरह से यूं कह लीजिए कि वो अपना हर्जाना वसूल कर ले, तो इससे उसका हर्जाना वसूल हो जाएगा। अब मैं बहुत ज्यादा विश्लेषित नहीं कर रहा, उससे मुझे थोड़ा सा भय है कि चीजें उलझ न जाएं। इसके बाद फिर ये कर दिया गया कि फिर ठीक है, इस क्षेत्र में फिर जनमत संग्रह कराया जाएगा और फिर उसका निर्णय किया जाएगा। अब जर्मनी के जो उत्तर में क्षेत्र था, देखिए जर्मनी के उत्तर में, अब आपको थोड़ा सा जर्मनी के एकीकरण को याद करने की कोशिश कीजिए कि जब जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत की थी बिस्मार्क ने, तो उसने उत्तर के 2 एरिया थे जो डेनमार्क के अधीन थे, उस पर आक्रमण करके, दोनों ने मिलकर आक्रमण किया था, प्रशा ने और ऑस्ट्रिया ने। देखिए उस समय जर्मनी उस तरह से तो नहीं था, और उस समय एक क्षेत्र था जो इसको मिला था, वो था स्लेस्विग। याद कीजिए, ये डेनमार्क से ले लिया गया। स्लेस्विग का उत्तरी भाग डेनमार्क को वापस कर दिया गया। आपको मालूम है कि ये इसलिए जर्मनी ने लिया था इस आधार पर कि वहां जो है जर्मन मूल के लोग रहते, हॉलस्टीन और स्लेस्विग, अगर आपको याद हो तो। ये उत्तर दिशा है, जर्मनी के उत्तर दिशा में। अब आप देखिए कि स्लेस्विग इसके हाथ से निकल गया, छोटा हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक नगर था इसका डेंजिग, ये नगर था डेंजिग, ये प्रदेश है, और इस प्रदेश को स्वतंत्र कर दिया गया, जर्मनी से लेकर के इसे फ्री कर दिया गया कि ये जो डेंजिग नगर है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेगा। और आप आगे चल करके देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में इस पर जर्मनी ने अधिकार किया। एक जो बहुत विचित्र सी स्थिति की गई, जो यूं कह लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार का तात्कालिक कारण बनी। तात्कालिक कारण था मित्रों, वो था पोलैंड। तात्कालिक कारण के तहत आप पाएंगे कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। और जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण क्यों किया था, उसका कारण ये था कि पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए, कि पोलैंड समुद्र तक पहुंच जाए, और समुद्र तक पहुंचने के लिए इसे जर्मनी से होकर जाना होता। तो जर्मनी से होकर जाने के लिए 64 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा पोलैंड के लिए बना दिया गया कि पोलैंड इस गलियारे का उपयोग समुद्र तक पहुंचने के लिए कर सकता है। अब आप देखिए कि इस गलियारे के बनाने से क्या हुआ। अब आप कल्पना करके देखिए कि एक देश है और उसके बीचों बीच से एक 64 किलोमीटर की गलियारा निकल रहा है, और इसके जरिए दूसरा देश वहां पहुंच रहा है। तो सीधी सी बात है कि इस पूरे के पूरे हिस्से पर पोलैंड का अधिकार हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि अगर आप मैप में देखेंगे तो जर्मनी का जो पूर्वी भाग था वो जर्मनी के शेष भाग से कट गया। यानी कि बीचों बीच आपने एक ऐसा रास्ता बना दिया कि पूर्वी भाग शेष भाग से अलग हो गया। आपको फिर यहां दिख रहा है कि जर्मनी कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक काम इन्होंने और किया, वो है मित्रों कि कुछ एरिया जो जर्मनी के ही थे, मैं अब नाम नहीं ले रहा हूं, यूपेन है, मार्सनेड है, मलमेडी है, ये बेल्जियम को दे दिए गए। अब आप देखिए कि क्षेत्रीय स्तर पर क्या क्या किया गया। क्लियर हो गया आपको? चलिए मैं एक बार दोहरा देता हूं। सार का जो क्षेत्र था 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। वहां के जो खनिज थे उनका इस्तेमाल फ्रांस कर सकता था, करता ही था, किया ही उसने। और ये कहा गया कि बाद में यहां जनमत संग्रह कराया जाएगा, फिर इसके बारे में फैसला करेंगे। स्लेस्विग का उत्तरी भाग डेनमार्क को वापस कर दिया गया। जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी ने यहीं से अपने एकीकरण की शुरुआत की थी, जो उसके उत्तर दिशा में था। डेंजिग के प्रदेश को स्वतंत्र कर दिया गया, यह अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया। पोलैंड समुद्र तक पहुंच सके इसके लिए जर्मनी के बीचों बीच एक गलियारा उसको प्रोवाइड किया गया, और इस गलियारे के प्रोवाइड किए जाने के कारण जर्मनी का जो पूर्वी भाग था वो जर्मनी के शेष भाग से अलग हो गया, और कुछ क्षेत्र बेल्जियम को दे दिए गए। अब आप देखिए कि जर्मनी कितना कमजोर हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि मित्रों, इसी गलियारे को पोलैंड से वापस मांगने के लिए जर्मनी ने पोलैंड से कहा था, और इसी के चलते फिर जब उसे नहीं मिला तो जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर, और उससे सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। ये थे उसके क्षेत्रीय प्रावधान सामान्य तौर पर। अब आइए हम थोड़ा सा सैन्य प्रावधान देख लेते हैं कि सैन्य मामलों में क्या किया गया। उसी सिद्धांत को अपनाया गया कि किस तरह से इसे कमजोर कर दिया जाए। पहला प्रोविजन ये किया गया कि 12 वर्षों तक, आने वाले 12 सालों तक जर्मनी
कि जो सेना होगी, आर्मी होगी, वो 1 लाख से ऊपर नहीं होगी। अधिकतम सीमा तय कर दी गई 1 लाख। 1 लाख सेना कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी। ये बात अलग है कि जैसे ही जर्मनी में हिटलर आया, उसने इस प्रावधान को ब्रेक कर दिया। इसके बाद जो दूसरा प्रावधान किया गया वो है कि जो जर्मन के जो युद्धपोत होंगे, जहाज कह लीजिए, युद्धक जहाज, युद्धपोत, इसकी भी अधिकतम संख्या कर दी गई 6। देखिए, अगर जर्मन के पास युद्धपोत कम हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि समुद्र पर किसका अधिकार हो जाएगा? समुद्र पर इन्हीं देशों का अधिकार हो जाएगा। इंग्लैंड, हॉलैंड, और इंग्लैंड तो इतनी बड़ी शक्ति थी ही, यानी कि जर्मन शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। और आपको मालूम है कि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि जब इंग्लैंड ने उसकी घेराबंदी की थी तो उसने अपनी पनडुब्बियों से इंग्लैंड के जहाजों को डुबाना शुरू कर दिया था। और बाद में उसने जब अमेरिका के जहाजों को डुबाना शुरू किया तो पता लगा अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। तो जर्मनी के युद्ध पोतों की संख्या सीमित कर दो ताकि वो इस तरह की फिर हिम्मत आगे कर ही न सके, तो इसकी संख्या घटा करके कर दी गई 6। और मजेदार बात यह है कि चूंकि उसने वो कारनामे पनडुब्बियों के जरिए किए थे, तो पनडुब्बी तो रखने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया कि तुम पनडुब्बी रख ही नहीं सकते। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था राइन का क्षेत्र। इस राइन के क्षेत्र का उस तरह से कह लीजिए कि असैन्यीकरण कर दिया गया। आपको किताबों में शब्द मिलेगा असैन्यीकरण। असैन्यीकरण कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में जर्मनी अपनी सेना नहीं रखेगा। जर्मनी की सेना इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी और इस पर 15 सालों तक जो प्रोविजन किए गए हैं, आप देखिए ज्यादातर 12-15 साल के बीच गई है, अधिकतम 20 सालों, 15 सालों तक इस पर जो है मित्र सैनिकों का कब्जा रहेगा। आगे चल करके आप देखते हैं कि हिटलर ने इसका भी उल्लंघन किया, यहां बाकायदे अपनी सेना उसने भेजी। यहां एक बात मैं आपको और भी ऐड करना चाहूंगा मित्रों, ये जो युद्धपोत और पनडुब्बी की है, पनडुब्बी के साथ ही साथ वायुसेना पर उसके रोक लगा दी गई कि वायुसेना इसके पास नहीं रहेगी। ये जो राइन का जो क्षेत्र है, इसके लगभग जो किलोमीटर के अगर आप हिसाब से कहें तो है वो 50 किलोमीटर। अब आपको देखिए कि आपका देश है और आप अपने ही देश के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में अपनी सेना नहीं रख सकते, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपकी सार्वभौमिकता, यानी कि जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उस पर चोट पहुंचाई जा रही है। आप पनडुब्बी नहीं रख सकते, आप ये नहीं रख सकते, आप सेना केवल इतनी ही रखेंगे, तो कौन फैसला कर रहा है? फिर संप्रभुता कैसी हो रही? आपको संप्रभुता इसमें दिखाई नहीं दे रही है ना, किस तरीके से घेराबंदी की जा रही है। आप यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, ये उसके सैन्य प्रावधान थे। मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि 12 वर्षों तक उसकी जो सैन्य शक्ति होगी वो अधिकतम 1 लाख होगी। वो अधिक से अधिक जो युद्ध पोत हैं 6 रख सकेगा, पनडुब्बी नहीं रख सकेगा, वायुसेना नहीं रख सकेगा। राइन के क्षेत्र में 50 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 31 माइल, 50 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र का अर्धसैन्यीकरण कर दिया गया। इसे मित्र राष्ट्रों के अधीन रख दिया गया। ये सैन्य प्रावधान किए गए। अब हम सबसे अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान पर आते हैं, वो है आर्थिक प्रावधान, आर्थिक उपबंध। अब आर्थिक रूप से क्या किया गया? देखिए, सीधी सी बात है कि इसे अपराधी ठहराया गया था। अब अपराधी ठहराया गया था तो सबसे बड़ा काम यही था कि किस तरीके से क्षतिपूर्ति की जाए, मतलब मित्र राष्ट्रों का जो इतना नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। अब आप देखिए कि सीधे सीधे, मतलब बकायदे उसकी जो धाराएं हैं, मैं धाराओं का नाम नहीं ले रहा हूं, उसमें आर्थिक क्षति के लिए जर्मनी को उत्तरदायी माना गया और फिर बकायदे व्यवस्था की गई। और जो पहली व्यवस्था की गई वो ये कि 1921 तक, यानी कि मोटे तौर पर 2 साल के अंदर जर्मनी मित्र राष्ट्रों को, यानी कि जो भी राष्ट्र जीते हैं, मित्र राष्ट्रों को 15 अरब रुपए ये देगा। अब उस समय देखिए उनकी मुद्रा की बात है, किताबों में जो मिलता है भारतीय मुद्रा में अगर आप देखेंगे तो ये 15 अरब रुपए, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए आपको 15 अरब रुपए मैंने कहा है। हो सकता है कि कैलकुलेशन में इसमें थोड़े से कम अधिक भी पढ़ने को मिल जाए, लेकिन सामान्य तौर पर ये पढ़ने में आता है कि ये 1921 तक देगा और इसके बाद हर साल 1.5 अरब रुपए देगा। 1921 तक 15 अरब रुपए और इसके बाद प्रति वर्ष 1.5 अरब रुपए। इसके बाद देखिए कि क्या है,
जिसके लिए जर्मनी में बहुत ज़्यादा छटपटाहट थी और जिसे जर्मनी ने अपने स्वाभिमान के बड़े विरुद्ध भी माना, वो है कि जर्मनी के जितने भी महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र थे, माइनिंग वाले एरिया थे, वो इससे छीन लिए गए और ये व्यवस्था कर दी गई कि इन क्षेत्रों से इंग्लैंड और बेल्जियम को 80 लाख टन कोयला, देखिए उस समय कोयला बहुत महत्वपूर्ण था, आपको मालूम है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन कोयला था, कोयला और लोहा तो सबसे बड़ी चीज थी, और फ्रांस को 70 लाख टन प्रति वर्ष देगा। ये जो 80 लाख टन है, इसमें दो देश हैं, इंग्लैंड प्लस बेल्जियम। बेल्जियम पर आपको मालूम है कि इसने आक्रमण कर दिया था और उसको रास्ता चाहिए था फ्रांस में जाने के लिए, तो बेल्जियम को यहाँ मिला और इसके बाद यहाँ है फ्रांस। इसमें मजेदार बात एक और भी है जिसको कि कुछ इतिहासकार बड़ा हास्यास्पद प्रावधान मानते हैं, और वो ये है कि बेल्जियम ने जब लड़ाई चल रही थी तो उसी दौरान जो उसके साथ देने वाले जो राष्ट्र थे या जिनकी की तरफ से वो लड़ रहा था, उनसे कुछ कर्ज लिया था, मित्र राष्ट्रों से बेल्जियम ने कुछ कर्ज लिया था, और ये कहा गया कि इस कर्ज की जो अदायगी है, जो बेल्जियम ने कर्ज लिया, इसकी अदायगी जर्मनी करेगा। जर्मनी क्यों करेगा? क्योंकि जर्मनी के कारण ही युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण ही बेल्जियम को ये धन उधार लेना पड़ा था, तो उसकी भी जिम्मेदारी जर्मनी के ऊपर डाल दी गई। मित्रों, ये सबसे मुख्य आर्थिक प्रावधान है। अब आप जरा सा इस पर थोड़ा सा रुक करके विचार कीजिएगा, एक सार्वभौम राष्ट्र की दृष्टि से सोचिएगा, तो फिर आपको अनुमान शायद थोड़ा सा लगे कि जर्मनी के साथ सच में कितना अन्याय किया गया है। उसके लोहा के क्षेत्र जहां आयरन निकलता था वो आपने ले लिए, उसके कोयले के क्षेत्र आपने ले लिए, मतलब पूरे औद्योगिक विकास की सारी संभावनाओं को आपने रोक दिया, और ऊपर से आप हर्जाना भी ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एक काम और किया गया था जिसको मैं अलग यहाँ आपको बताना चाहूँगा, हालांकि वो भी क्षेत्रीय अखंडता से ही संबंधित है, लेकिन इसका क्षेत्रीय अखंडता उस रूप में नहीं है, इसका संबंध उपनिवेश से है, क्योंकि आपको मालूम है कि एकीकरण के बाद जर्मनी शक्तिशाली बन गया था और ये भी उपनिवेश की दौड़ में शामिल हो गया था। तो अफ्रीका में इसके कुछ उपनिवेश जर्मनी के बन चुके थे। चूंकि अब जर्मनी पराजित हो गया था तो सवाल ये था कि अब इन उपनिवेशों का क्या किया जाए। तो अफ्रीका में जो इसके उपनिवेश थे, इसे विजेताओं ने आपस में बांट लिया। मैं केवल नाम आपको बता देता हूं, जैसे टांगानिका, अफ्रीका का जो देश था टांगानिका, इस पर जर्मनी का अधिकार था, तो इसको ब्रिटेन ने ले लिया। कुछ पुर्तगाल ने ले लिया, कुछ बेल्जियम ने ले लिया। कैमरून, अगर आप थोड़ा सा याद रखना चाहते हैं तो 2-3 देश के मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। टोगोलैंड, इनको ब्रिटेन और फ्रांस ने बांट लिया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस सबसे बड़े उपनिवेशवादी राष्ट्र थे और युद्ध में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी थी। और इसी तरह से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, रुवांडा, उरुंडी, ये बेल्जियम को सौंप दिया गया। आपके लिए इतने जानना पर्याप्त होगा कि जो उपनिवेश थे अफ्रीका में इसके, उसे भी ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम ने आपस में बांट लिया। यहां मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज की दृष्टि से आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा, एक सिद्धांत के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपको मालूम है कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, राष्ट्र संघ बन गया। उस समय उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था, वो लीग ऑफ नेशन कहलाता था, जिसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं राष्ट्र संघ। यही राष्ट्र संघ फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है, यूएनओ बनता है। राष्ट्र संघ बन चुका था, तो राष्ट्र संघ ने इसमें भूमिका निभाई थी। राष्ट्र संघ ने एक सिद्धांत दिया था, उसने जो अपना डॉक्यूमेंट या कह लीजिए कि प्रतिज्ञा पत्र, या हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहें तो उद्देशिका जो उसने जारी किया था, उसमें एक था मैंडेट। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं शासनाधिकार, मतलब शासन करने का अधिकार। हिंदी में यह शब्द इसका अनुदित किया गया, शासनाधिकार। इसकी घोषणा की गई। आप कह लीजिए कि ये एक प्रणाली विकसित की गई राष्ट्र संघ ने, एक मेथड, एक सिद्धांत शासन करने का। इस सिद्धांत के तहत ये कहा गया कि जो राष्ट्र पराजित हो गए हैं, इन पराजित राष्ट्रों के कुछ उपनिवेश हैं, तो अब इन उपनिवेशों का क्या किया जाए। तो उसमें यह सिद्धांत किया गया कि चूंकि ये जो उपनिवेश हैं ये असभ्य हैं, ये पिछड़े हुए हैं, और इनको सभ्य बनाने, वही व्हाइट मैन्स बर्डन, इनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी, इनको आगे करने की जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों पर है, जो राष्ट्र सभ्य हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका कर्तव्य है।
तो ऐसे में इन राष्ट्रों को, जो उपनिवेश हैं, इन राष्ट्रों को उन्नत राष्ट्रों के अधीन रखा जाए। बस कुल मिलाकर के ये है। तो अब जर्मनी पराजित हो गया, तो अफ्रीका के जो उसके उपनिवेश हैं, चूंकि वो बहुत पिछड़े हुए हैं, वो बहुत ही असभ्य हैं, अभी उनमें इतनी क्षमता नहीं है उनके पैरों में कि वो दुनिया के सामने खड़े हो सकें, तो ये उनके हित में है। किनके हित में? उपनिवेश वाले जो राष्ट्र हैं उनके हित में है, जो अंदर में है, जिन पर अधिकार जमाया गया है, ये उन्हीं के हित में है कि उन्हें उन्नत राष्ट्रों के अधीन रखा जाए। तो उसी के तहत मैंडेट की व्यवस्था की गई, जो आपने अभी ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम को देखा कि जर्मनी के कुछ उपनिवेश, जर्मनी के सारे उपनिवेश, कुछ नहीं, जो अफ्रीका में थे वो इनको दे दिए गए इसके तहत। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्रकार से राष्ट्र संघ उपनिवेशवादी व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ये तो सही ही है और ये उन्हीं के हित में है। जो राष्ट्र अधीन है ये उन्हीं के हित में है कि उनको संरक्षण मिले, और उनको संरक्षण इसके माध्यम से दिया गया है। खैर, तो ये थोड़ा सा एक जो सिद्धांत था हट करके था, लेकिन चूंकि इसी समय ही ये लाया गया था अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, जर्मन के जो उपनिवेश थे उनको सही सिद्ध ठहराने के लिए, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी इसकी चर्चा कर देनी चाहिए। अब आप देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, अब इसका नतीजा क्या हुआ। हमने अभी जो उपबंध देखे हैं, जो प्रावधान देखे हैं, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं कि जर्मनी अपनी 28 लाख वर्ग मील, याद रखिए ये मील में है भूमि, 1.5 गुना आप कर दीजिए, थोड़ा सा 1.6 में गुणा कर दीजिए तो उतने किलोमीटर हो जाएगा। मतलब आप देखिए कि ये लगभग 45 लाख किलोमीटर जमीन उसने खोदी। सोच करके देखिए, छोटा मोटा भूमि क्षेत्र नहीं है। और इसके साथ ही 60 लाख जनसंख्या इन प्रावधानों के कारण ये इसके हाथ से निकल गई। 28 लाख वर्ग मील भूमि, 60 लाख जनसंख्या, और जो हर्जाने के रूप में इसने दिया जर्मनी ने। इसमें आप देखिए कि अब जो कुल उत्पादन का क्या कर रहा है, लोहे का जो इसका कुल उत्पादन होता था, इस लोहे के उत्पादन का 65% सोचिए केवल हर्जाने में जा रहा है। कोयला जो इसका उत्पादन हो रहा है, कोयला उत्पादन का 45% युद्ध के हर्जाने में जा रहा है। जो ये जस्ता का उत्पादन करता था, इसका लगभग 72% युद्ध के हर्जाने में जा रहा है। और जो अनाज, जो खाद्यान्न उत्पादन करता था, उसका लगभग 15% हर्जाने में जा रहा है। अब सोच करके देखिए कि जर्मनी आर्थिक रूप से कितना कमजोर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कमजोर हो गया जर्मनी। ये समझ लीजिए कि किसी काम का नहीं रहा, वो बहुत ही लुंज पुंज हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी वर्साई की संधि के महत्वपूर्ण प्रावधान कि किस तरीके की व्यवस्था की गई। उसके तहत आपने 4 चीजें देखी। उसका कैसे क्षेत्रीय विघटन किया गया, कैसे उसे सैन्य रूप से कमजोर कर दिया गया, किस तरीके से आर्थिक रूप से उसे पंगु बना दिया गया, और किस प्रकार से यहाँ तक कि उसके जो उपनिवेश थे वो उससे छीन लिए गए, और उसका इम्पैक्ट, टोटल इम्पैक्ट किस तरीके से जर्मनी पर पड़ा। बीच बीच में फ्रेंड्स जानबूझ करके मैंने उधर भी संकेत किया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बने। एक बात मैं आपको सजेशन के तौर पर यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो एक बार वर्साई की संधि के साथ उसका मैच जरूर कर लें, क्योंकि वर्साई की संधि का उल्लंघन करना जैसे हिटलर का एक उद्देश्य बन गया था, क्योंकि इससे जर्मनी अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रहा था। और कुछ मित्र राष्ट्रों ने सच पूछे तो अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए मित्रों बहुत ज्यादा अपमानित किया भी जर्मन को। मतलब कहा जाता है कि वर्साई में जब ये संधि हो रही थी तो पहली बात तो यह है कि जर्मनी से कुछ पूछा ही नहीं गया। सोच के देखिए, जर्मनी से कुछ नहीं पूछा गया, जबकि कहा जाता है कि भैया वियना कांग्रेस जब हुई थी तो नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस हुई 1815 में, तो कम से कम फ्रांस के प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे, उनसे बातचीत होती थी। लेकिन इसमें तो मौजूद ही नहीं थे, और थे भी तो इनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता था। सब एक तरफ, कोई इनका प्रतिनिधि नहीं आता था। और कहा जाता है कि जब हस्ताक्षर करते समय जब जर्मन प्रतिनिधि आए तो उनका खूब अपमान किया गया। जिस हॉल में हस्ताक्षर समारोह संपन्न हुआ था उसमें जो मित्र राष्ट्र थे उन लोगों ने जर्मनी के प्रतिनिधियों को बैठने के लिए जगह तक नहीं दी, और जैसे कि एक कटघरे से दूसरे कटघरे में अपराधियों को घुमाया जाता है, उस तरीके से जर्मन के प्रतिनिधियों को
ले जाया जाता था सम्मेलन कक्ष से बाहर और अंदर। सोच करके देखिए कि जर्मन अपने आप को कितना अपमानित महसूस करते होंगे। और फिर आपने उसे अपराधी ठहरा दिया, और अपराधी ठहरा दिया तो हमने तो ठहरा दिया, मित्र राष्ट्रों ने ठहरा दिया, यानी कि तो क्या उसने स्वीकार कर लिया? नहीं। कहा जाता है कि जिस दिन इस पर हस्ताक्षर हुए हैं उसी दिन कुछ अखबारों ने बकायदे लिख दिया है कि ये भविष्य के युद्ध की घोषणा है। ये मतलब उसी दिन उसको जज कर लिया था। और जब ये पूरा का पूरा सिग्नेचर करने के लिए उस समय जो जर्मन के विदेश मंत्री थे उनको दिखाया गया, तो ऐसा नहीं था कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे आगे क्या होगा। तो देखिए जर्मन के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, मैं उनका वाक्य आपको पढ़ करके सुना देता हूं। हमसे यह अपेक्षा की गई है कि हम स्वीकार करें कि सिर्फ हम ही युद्ध के लिए दोषी हैं। हम अपनी किसी जिम्मेदारी से कभी मुकरना नहीं चाहते, लेकिन हम पूरा जोर देकर इस बात का खंडन करते हैं कि केवल जर्मनी और उसकी जनता ही युद्ध के लिए दोषी थी। पिछले 50 वर्षों के दौरान सभी यूरोपीय राज्यों की साम्राज्यवादी सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जहर घोला है। अब ठीक है, तो क्योंकि कहा जाता है ना, जबरन मारे रोवन न दे, तो अब चूंकि जर्मनी पराजित हो गया था तो इसके सामने कोई चारा नहीं था कि इसे स्वीकार करे। और आप उसे अवसर भी दे रहे हैं, 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 5 दिन में या तो स्वीकार करो, नहीं तो फिर आक्रमण के लिए तैयार रहो। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये जो वर्साई की संधि थी बहुत ही अव्यावहारिक आपको दिखाई देगी, बहुत ही अव्यावहारिक, और साथ ही साथ बिल्कुल अदूरदर्शी नहीं। क्योंकि देखिए जनता पर इन सब चीजों का असर पड़ेगा ही। आप शासकों को किनारे कर दीजिए चलिए, लेकिन आपने आर्थिक रूप से उसे कमजोर कर दिया है तो जनता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो जनता में आक्रोश पैदा होगा, और जो जनता के इस आक्रोश को थोड़ा सा अवलंब प्रदान कर देगा, सहारा दे देगा, वही लीडर बन जाएगा। और हिटलर ने यही किया। जब हिटलर का उदय हुआ तो जगह जगह लेक्चर्स में वो कहता था कि हमें अपमान का बदला लेना है। मित्रों, उसकी चर्चा हम लोग फिर जब नाजी शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उस समय चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ ही मैं इस टॉपिक को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।